गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 14 जुलाई 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा। तो आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आज का क्वेश्चन, लोकतंत्र का यह उत्कृष्ट गुण है कि यह क्रियाशील बनाता है। ये क्वेश्चन ने यूपीएससी 2017 में प्रीलिम्स में पूछा था और इसका डिस्कस इसलिए मुझे करना है कि भरत झुनझुनवाला का एक एडिटोरियल दिया हुआ आज और वहाँ पे लोकतंत्र की बात उन्होंने कही है। तो लोकतंत्र पे मुझे आज आपके साथ डिस्कस करना है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा था। और प्रत्येक वर्ष यूपीएससी कम से कम एक क्वेश्चन इस तरह का जो फिलोसफिकल स्टेटमेंट होता है नॉर्मली, वो क्वेश्चन आपको यूपीएससी पूछ देती है। तो क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि यह क्रियाशील बनाता है। किसको? तो ऑप्शन ए है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। ऑप्शन बी है कार्यपालिका नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धति को। ऑप्शन सी है गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को। ऑप्शन डी है समर्पित दल के कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। कल भी हमने डिस्कस किया था इस मंदिर के बारे में जो केरल में स्थित है, जिस मंदिर का नाम है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये मंदिर इम्पोर्टेंट था, कल भी हमने डिस्कस किया था, आज भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट आखिर क्यों है ये मंदिर? सुप्रीम कोर्ट ने कल एक डिसीजन दिया और ये डिसीजन ये दिया है कि इस मंदिर का जो प्रबंधन का हक है वो राज परिवार को मिलेगा। इसका जो मैनेजमेंट होगा, इसका जो प्रशासनिक काम होगा, ये सारा का सारा काम करेगा राज परिवार से संबंधित व्यक्ति। क्लियर है? लेकिन इससे अधिक इम्पॉर्टेंट इस मंदिर का बेसिक जानना, राइट? किसने इसका निर्माण करवाया, कब इसका निर्माण हुआ। नॉर्मली यूपीएससी इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगी। तो ये मंदिर जिसका नाम है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये मंदिर स्थित है केरला में। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया, इस मंदिर का निर्माण जो हुआ है ये करवाया था 18वीं सदी में। 18वीं सदी में केरल के त्रावणकोर के राजा मार्तंड के द्वारा 18वीं सदी में लगभग 1750 ईस्वी के आसपास इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। हालांकि इस मंदिर का पुनर्निर्माण उन्होंने किया था। इस मंदिर का निर्माण लगभग माना जाता है कि 5000 वर्ष पुरानी यह मंदिर है। आप इमेजिन करके देखो कि 5000 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता भी नहीं थी। तो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले की मंदिर है, ऐसा लोगों का अनुमान है। लेकिन इसका पुनर्निर्माण करवाया था किसने? त्रावणकोर के राजा मार्तंड ने। और त्रावणकोर कहाँ आता था? त्रावणकोर आता था आपको केरल में पड़ता था। यह केरल में स्थित था त्रावणकोर, जहाँ के राजा मार्तंड ने 18वीं शताब्दी में 1750 ईस्वी के आसपास इस मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर का गोपुरम द्रविड़ शैली से बना हुआ है और गोपुरम को कलाकृतियों से सुसज्जित किया गया। तो ये मंदिर जो है द्रविड़ शैली से बना हुआ। वैसे भी जो मंदिर निर्माण की 3 प्रसिद्ध शैली है, जिसमें एक द्रविड़ शैली है। साउथ के लगभग मंदिर, दक्षिण भारत के लगभग मंदिर जो है द्रविड़ शैली से ही निर्माण किया गया। 2011 में जब मामला अदालत में पहुंचा था तो इसका एक तहखाना खोला गया, एक दरवाज़ा खोला गया। इस मंदिर के अंदर जो तहखाना है उसका एक दरवाज़ा खोला गया और आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ से 1 लाख करोड़ रुपए मिला था। 1 लाख करोड़ की संपत्ति सिर्फ एक दरवाजा में था इस मंदिर के, राइट? तो ये मंदिर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने कल निर्णय लिया और इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी, इसके प्रशासन की जिम्मेदारी जो है, जो वहाँ के राज परिवार है, त्रावणकोर की जो राज परिवार है, उस राज परिवार को दिया गया।
उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूज़ क्लियर हो गया होगा। मंदिर का नाम याद रख लेना। मंदिर का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो स्थित है केरल में। फर्स्ट पेज पे जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है कि स्वच्छ भारत का असर, घटा भूजल में प्रदूषण। सबसे पहले तो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जानो। स्वच्छ भारत मिशन का दो पार्ट, एक तो अर्बन है और एक रूरल है। अर्बन मतलब हो गया शहरी, रूरल मतलब हो गया ग्रामीण। तो रूरल को जो रेगुलेट करने का काम करती है वो काम करती है स्वच्छता और पेयजल मंत्रालय। हालांकि अब स्वच्छता और पेयजल मंत्रालय एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। अब जो है एक मिनिस्ट्री बना दिया गया है जिस मिनिस्ट्री का नाम है जल शक्ति मंत्रालय। तो स्वच्छ भारत मिशन का जो रूरल है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, जल शक्ति मंत्रालय के तहत आता है, राइट। जो पहले आता था पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के तहत, अभी आता है जल शक्ति मंत्रालय के तहत, क्योंकि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय और कई अन्य मंत्रालय को जो है मर्ज करके गठन किया गया है एक मंत्रालय जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन किस मिनिस्ट्री के तहत आता है। हालांकि इस पर भी हमने डिस्कस किया। अब देखो कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत, स्वच्छ भारत मिशन का जो ग्रामीण संस्करण था उसके तहत सरकार ने काम किया और उसके फलस्वरूप भूजल में प्रदूषण का स्तर घटा है। तो इसको लेकर के डिटेल से हम एनालिसिस करेंगे। ओके, नीति आयोग का एक रिपोर्ट है, महत्वपूर्ण रिपोर्ट, राइट। इस रिपोर्ट का नाम है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। क्लियर है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के तहत कहा गया, ध्यान से इस बात को सुनना और हो सके तो लिख लेना या जाकर के गूगल पे सर्च करना कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, आपको जानकारी मिल जाएगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को जो 21 प्रमुख सिटी है, 21 प्रमुख सिटी जिसमें दिल्ली आता है, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और अन्य कई सिटी जो महत्वपूर्ण सिटी है, वहाँ 2020 तक, यानी वर्तमान समय में ये जो वर्ष चल रहा है 2020, तो 2020 तक यहाँ पे भूजल का स्तर जो है शून्य हो जाएगा लगभग, यानी ग्राउंड वाटर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। 2018 में नीति आयोग ने रिपोर्ट दिया और कहा कि 2 वर्ष में यानी 2020 में जो ग्राउंड वाटर का स्तर है दिल्ली जैसे शहरों में, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद जैसे 21 शहरों में ग्राउंड वाटर जीरो हो जाएगा, भूजल जीरो हो जाएगा, और जिसके कारण लगभग 100 मिलियन लोग प्रभावित होंगे, लगभग 10 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे। और साथ ही साथ रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2030 तक जो है भारत में जल की मांग उसकी पूर्ति की दोगुनी हो जाएगी, यानी जितना डिमांड होगा वो सप्लाई के दोगुना होगा, जितना सप्लाई होगा उससे दोगुना अधिक डिमांड होगा 2030 तक पानी को लेकर के। तो निश्चित तौर पे हमें भी सोचना चाहिए कि पानी को बहुत हम लोग ईजी लेते हैं, लाइट लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ा क्राइसिस यह है, बहुत बड़ा संकट क्रिएट कर सकता है पानी। साथ ही साथ एक और डरावना सच है जो इस रिपोर्ट ने कहा है। इस रिपोर्ट ने कहा है कि 1994 में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर थी, जो 2020 में 2300 घन मीटर और 2025 में जो है 1600 घन मीटर रह जाएगी। यानी जहां 1994 में 6000 घन मीटर थी, वहां उसके 20 वर्ष बाद यानी 2025 में 1600 घन मीटर हो जाएगी। आप समझ सकते हो 4 गुना कमी हो जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे एक डरावना सच है, ये भयावह सच है। इसके बाद सरकार जगी, भूजल स्तर को लेकर के सरकार ने काम करना शुरू किया और सरकार ने एक योजना लाई थी 25 दिसंबर 2019 को। इस योजना का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे ये योजना आई थी, इसलिए इसका नाम भी रखा गया अटल भूजल योजना। और इसके तहत जो है 7 राज्यों को चिन्हित किया गया जहां भूजल का स्तर काफ़ी नीचे था।
गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे भूजल के स्तर को किस तरह से सुधार किया जाए, इसके लिए काम करें। इसके लिए यह मिशन आया अटल भूजल योजना, और इसमें कुल व्यय 6,000 करोड़ रुपये था, जो 5 वर्ष के लिए 2020 से लेकर के 25 वर्ष के लिए खर्च किया जाना था। और इसमें हमें वर्ल्ड बैंक भी मदद कर रहा। इसको लेकर के क्वेश्चन कई बार पीसीएस पूछ चुका है कि अटल भूजल योजना को कौन फंडिंग कर रहा है, तो वर्ल्ड बैंक, राइट। कितना का फंड है, 6,000 करोड़ का फंड है। तो इसी का फलस्वरूप हमने ये योजना लाया, इसी का फलस्वरूप है कि आज हमें भूजल में जो प्रदूषण है वो प्रदूषण कम दिख रहा है। और ये रिपोर्ट भी है किसका, तो यूनिसेफ का रिपोर्ट, राइट। रक्षा उत्पादन में के क्षेत्र में 74% एफडीआई को मिली मंजूरी। देखो, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में 100% एफडीआई था, 100% एफडीआई की मंजूरी है। लेकिन 100% में क्या था कि 49% जो है ऑटोमेटिक रूट से आता था, स्वचालित रूप से, ठीक है। 49% ऑटोमेटिक रूट से, और रिमेनिंग जो 51% है वो सरकार के परमिशन से। जैसे मान लो एक कंपनी इंडिया में रक्षा सेक्टर में निवेश करना चाहती है, तो 49% वो इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन 59% के लिए उसे सरकार से परमिशन लेना होता है कि सरकार हम इस सेक्टर में ये काम के लिए रक्षा उत्पादन में निवेश करना चाहते हैं। लेकिन सरकार ने अब उसको हटा करके 74% जो है ऑटोमेटिक रूट से कर दिया। यानी इसके लिए 74% तक किसी कंपनी में निवेश करने के लिए रक्षा सेक्टर में आपको सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी प्राइवेट कंपनी का दबदबा बढ़ेगा, राइट। प्राइवेट कंपनी के हाथों में कमान आ जाएगी जो रक्षा सेक्टर का उसका, क्योंकि 49% से, देखो किसी कंपनी में अगर 49% शेयर होता है मान लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में विदेशी की किसी कंपनी में 49% शेयर होता है, तो ऐसी कंडीशन में उसका स्वामित्व उस विदेशी कंपनी के हाथों में नहीं होता। लेकिन जैसे ही किसी विदेशी कंपनी का शेयर 51% से आगे चला गया, 50% क्रॉस किया, ऐसी कंडीशन में उस कंपनी का जो शेयर होल्डर होता है, मालिक होता है, वो हो जाता है विदेशी कंपनी। 50% से अधिक शेयर में स्वामित्व चला जाता है उस विदेशी कंपनी को। तो निश्चित तौर पे रक्षा सेक्टर में भारत सरकार ने विदेश कंपनी के लिए, अमेरिका के लिए, इजराइल जैसी कंपनी के लिए, रशिया जैसी देश की कंपनी के लिए दरवाजे खोल दिया। तो एक बार इसको जाकर के देख सकते हैं। छात्रों के हित व शैक्षणिक गुणवत्ता को परीक्षाएं जरूरी। निश्चित तौर पे एग्जामिनेशन जरूरी है आपके मूल्यांकन के लिए, और यह यूजीसी कर रहा है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सिर्फ ये यूजीसी जो संस्था है ये इम्पोर्टेंट है, ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम चलेंगे यूजीसी पे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1953 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसका नींव रखा गया, और इसकी स्थापना हुई थी 1956 को। तो 53 में इसका नींव रखा गया, स्थापना कब हुआ, 56 में। इसका काम क्या है कि पात्र विश्वविद्यालयों, कॉलेजों को अनुदान प्रदान करना। इसके अतिरिक्त आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपायों को सुझाव देता है। तो इसका काम ना सिर्फ कॉलेज को रेगुलेट करने का है, बल्कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को हायर एजुकेशन को लेकर के क्या क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इसको लेकर के सुझाव देने का भी काम करती है। कौन, तो ये संस्था जिसका नाम है यूजीसी। तो ना सिर्फ ये यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करने का काम करती हैं, बल्कि केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को हायर एजुकेशन के लिए क्या करना चाहिए उसके लिए सुझाव देने का भी काम करती है। तो यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 6 इसका क्षेत्रीय कार्यालय हैं, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर।
राइट। तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में। आई होप आपको क्लियर हुआ। पाक ने अफगान से कारोबार के लिए भारत से लगी बाघा सीमा खोली। देखो, जैसे मान लो ये इंडिया है और ये जो है आपको अफगानिस्तान हो गया, बीच में ये पाकिस्तान हो गया। तो पाकिस्तान ने क्या किया है कि बाघा सीमा तो खोल दिया इंडिया के साथ कि इंडिया का जो भी ट्रेड है वो अफगानिस्तान जा सकता है, इंडिया का जो भी गाड़ी जाना चाहिए वो अफगानिस्तान जा सकता है डायरेक्टली, या अफगानिस्तान का जो भी सामान है वो इंडिया आ सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर नहीं खोला। मज़े की बात है कि उन्होंने इंडिया के साथ बॉर्डर खोल दिया, जो बाघा है वह खोल दिया कि वहाँ से जो है अफगानिस्तान की तरफ जा सकते हैं आप। लेकिन अफगानिस्तान का जो बॉर्डर खोलना चाहिए जहाँ से इन करेगा इंडिया सॉरी, अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है जहाँ उसे खोलना चाहिए, जहाँ से गाड़ी अफगानिस्तान में इन करेगी, उसे नहीं खोला। राइट। अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, बस थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानना चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, पाटा भी इसे कहा जाता है। ये 1965 में साइन हुआ। इसका मकसद था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ। इसके तहत अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में ट्रेड कर सकते थे, पाकिस्तान के थ्रू बांग्लादेश में ट्रेड कर सकते थे, पाकिस्तान के थ्रू वो इंडिया होकर म्यांमार में ट्रेड कर सकते थे, थाईलैंड में कर सकते थे। और साथ ही साथ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जो है पाकिस्तान को ये फैसिलिटीज़ दिया है कि वो मध्य एशिया मिडिल ईस्ट जा सकते हैं अफगानिस्तान होकर के, कजाकिस्तान वो जा सकते हैं, किर्गिस्तान जा सकते हैं, तजाकिस्तान जा सकते हैं। तो मिडिल ईस्ट जो है, या कह सकते हैं जो मध्य एशिया के देश हैं, वहाँ पे वो जा सकते हैं भाया अफगानिस्तान सड़क मार्ग के माध्यम से। तो दोनों देश ने एक दूसरे को एक्सेस प्रदान किया। 1965 में ये समझौता हुआ और इसी के तहत पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उन्होंने बाघा सीमा खोल दिया है, जहाँ से ट्रेड हो सकता है। इंडिया चाहे तो वो अफगानिस्तान को ट्रेड कर सकती है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि मई में अफगानिस्तान स्थित भारतीय दूतावास ने ट्वीट करके बताया था कि कांडला एयरपोर्ट, कांडला बंदरगाह जो कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है, भारत ने 75,000 मिलियन टन की गेहूं दूसरी खेप जो है चाबहार बंदरगाह से भेजी है। चाबहार वही ईरान का बंदरगाह है जिसके माध्यम से इंडिया चीज़ों को सप्लाई करता है, किसको, अफगानिस्तान को। हम ईरान के माध्यम से क्यों करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान हमें एक्सेस नहीं देता, पाकिस्तान हमें जो है सड़क मार्ग से एक्सेस नहीं देता अफगानिस्तान पहुंचने का। और अगर हमें पाकिस्तान एक्सेस दे दे तो निश्चित तौर पे ये काफ़ी आसान हो जाएगी, काफ़ी कम डिस्टेंस बच जाएगा। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में काफ़ी कम डिस्टेंस है। लेकिन पाकिस्तान चूँकि एक्सेस नहीं दे रहा है, इसलिए हमें चाबहार पोर्ट ईरान में डेवलप करना पड़ा। और जिस चाबहार पोर्ट के माध्यम से हम सामान भेज रहे हैं, कहाँ पे, तो अफगानिस्तान में भेज रहे हैं। सुधार की मांग करती लोकतांत्रिक व्यवस्था, भरत झुनझुनवाला का आर्टिकल है। नॉर्मली इनका आर्टिकल अच्छा आता है, लेकिन आज बहुत कम पॉइंट का इन्होंने चर्चा किया है लोकतंत्र में क्या सुधार होना चाहिए। मैं इनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ अधिक पॉइंट की चर्चा करें, क्योंकि मेरे ये फेवरेट कॉलमिस्ट हैं, मेरे फेवरेट कह सकते हो ये एडिटोरियल राइटर हैं, काफ़ी अच्छा एडिटोरियल लिखते हैं। तो इन्होंने जो बात कही है कि लोकतंत्र की, देखो दो तरह का लोकतंत्र है। एक तो विकसित देशों का अपना लोकतंत्र है, और विकसित देशों को कॉपी किया है किसने? भारत जैसे विकासशील देशों ने। राइट। अमेरिका का अपना लोकतंत्र है, ब्रिटेन का अपना लोकतंत्र है। और अभी वर्तमान के समय में ऐसा कहा जाता है, इंडिया में भी बहुत जगह आप सुनोगे कि चीन में चूंकि तानाशाही है, चीन में लोकतंत्र नहीं है, इसलिए चीन अधिक सफल है इंडिया के कंपेयर। राइटर इसको अपोज कर रहे हैं। राइटर का कहना है कि ऐसा नहीं है कि चीन में जो है तानाशाही है इसलिए चीन सफल है, लोकतंत्र असफल है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। वर्तमान में G7 के जितने भी कंट्री हैं,
जो विश्व के सबसे पावरफुल कंट्री में से है। सभी देशों में लगभग लोकतंत्र है, राइट। तो लोकतंत्र अभी भी सफल है। सवाल ये होता है कि भारत जैसे देशों में लोकतंत्र सफल क्यों नहीं हुआ। तो इसका रीज़न है कि हमने लोकतंत्र का जो प्रतिमान लिया है वो विकसित देशों से लिया। भारत की जो है, भारत का संस्कृति अलग है, भारत की भौगोलिक स्थिति अलग है, भारत की विविधताएं अलग हैं। तो ऐसे कंडीशन में भारत अपने लिए एक सेपरेट लोकतंत्र बनाना चाहिए था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। और इसका प्रमाण है 1935 का एक्ट। भारत के संविधान देख लेना, संविधान का 2/3 अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था, जिसे किसने बनाया था, ब्रिटेन ने बनाया था। साथ ही साथ भारत के संविधान पे आपको अमेरिका का प्रभाव दिख जाएगा, ब्रिटेन का प्रभाव दिख जाएगा, स्विट्जरलैंड का प्रभाव दिख जाएगा, फ्रांस का प्रभाव दिख जाएगा। तो जितने भी विकसित देश हैं वहाँ से हमने कॉपी करके चीज़ों को लिया है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। भारत को अपने अकॉर्डिंग व्यवस्था को डेवलप करना चाहिए, राइटर का यह कहना है। तो हम डिस्कस करते हैं राइटर का क्या कहना है। बेसिकली राइटर का कहना है कि लोकतंत्र सफल है, ऐसा नहीं कि लोकतंत्र सफल नहीं है। ब्रिटेन में लोकतंत्र सफल है, अमेरिका में लोकतंत्र सफल है, जापान में लोकतंत्र सफल है, जर्मनी में लोकतंत्र सफल है, फ्रांस में लोकतंत्र सफल है। भारत में अगर लोकतंत्र सफल नहीं है पूर्ण रूप से, तो उसका क्या क्या कारण है, उस कारण को राइटर ने बताया। विकासशील देशों ने लोकतंत्र के अपेक्षित सुधार नहीं किया, इसलिए वो सफल नहीं हो सका। जिस तरह से लोकतंत्र में विकसित देशों में मान लो नौकरशाही है, लोक प्रशासन है, क्या उस अकॉर्डिंग लोक प्रशासन इंडिया में है? बिल्कुल नहीं। पुलिस व्यवस्था जिस तरह से विकसित देशों में है, क्या उस अनुसार पुलिस व्यवस्था इंडिया में है? बिल्कुल नहीं। या अन्य जो पब्लिक हेल्थ है जिस तरह से विकसित देशों में है, क्या इंडिया में है? बिल्कुल नहीं। तो हमने जो अपेक्षित सुधार होना चाहिए था लोकतंत्र में, वो हमने नहीं किया। और ये कारण है कि भारत का लोकतंत्र उस अनुसार से सफल नहीं है जिस अनुसार से होना चाहिए। और यही कारण है कि चीन से हम लोग काफ़ी पिछड़ गए। चीन में जिस तरह से उदारवाद का युग चल रहा था, चीन में जिस तरह से सेज पॉलिसी काम कर रही थी 1970-80 के दशक में, चीन अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काम कर रहा था 1970, 80, 90 के दशक में। और हमारे यहाँ उस समय में राजनीति होती थी मंडल और कमंडल की, राइट। तो हम सामाजिक व्यवस्था में जूझ रहे थे, लेकिन जिस समय में चीन काम कर रहा था। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अपेक्षित सुधार हमने नहीं किया जो हमें करना चाहिए। सेकंड राइटर का कहना है कि सरकार के जो शीर्ष अधिकारी हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट हैं, उसको आकर के जनता से नियमित रूप से जवाब देना चाहिए, जनता का जो समस्या है। यानी एक तरह से जो लोकतंत्र का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है संवाद कायम करना, कम्युनिकेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। किस तरह से संवाद कायम हो लोकतंत्र में, विपक्षी दलों के साथ सरकार विपक्षी दलों के साथ करें, सरकार जो है लोगों के साथ संवाद कायम करें। इसी तरह से जो अधिकारी है, शीर्ष अधिकारी, वो नियमित रूप से जनता के सामने आकर के उनके सवालों का जवाब दे। जिस तरह से अभी अमेरिका में हो रहा है, कोविड को लेकर के अमेरिका का जो मेयर है प्रत्येक दिन आकर के लोगों के सामने ब्रीफिंग करते हैं समस्या को लेकर के। क्या भारत में इस तरह से हो रहा है? भारत में किसी नगर पालिका का मेयर प्रत्येक दिन आकर के कोविड का क्या क्या समस्या है, क्या क्या सॉल्यूशन है, कितने पेशेंट बढ़े हैं, वो बताता है? बिल्कुल नहीं बताता। तो ऐसी कंडीशन में जो नगर पालिकाएँ जो काम कर रही है वो उतनी सशक्त नहीं है जो होनी चाहिए। कारण क्या है? संवाद की कमी। यानी अगर हमें लोकतंत्र को सशक्त करना है तो हमें संवाद को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आलोचकों का भी सम्मान करना है। अगर मान लो कोई आलोचक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की या वर्तमान सरकार की किसी नीति की आलोचना करती है तो उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, ये कहा भी गया है इस आर्टिकल में। जो कबीर का स्टेटमेंट है कि निंदा करने वाले को अपने पास रखना चाहिए। आलोचकों का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आलोचकों के माध्यम से हमें अपनी कमी दिखती है। इसलिए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली, आलोचनात्मक समीक्षा करें, राइट, ताकि आलोचना सरकार की कमियों को आप बता सकें। स्वच्छ भारत मिशन, जैसे स्वच्छ भारत मिशन अगर है तो स्वच्छ भारत मिशन में क्या कमी है, इस कमी की आलोचनात्मक समीक्षा करें। यानी इस कमी को सरकार को आप रेखांकित करें, बता सकें कि इसमें क्या कमी है।
हमारे देश में लोकतंत्र में क्या कमी है वो सरकार को हम बता सकें, हमारे देश में पुलिस विभाग में क्या कमी है सरकार को हम वो बता सकें, न्यायपालिका में कमी क्या है वो सरकार को हम बता सकें, ताकि सरकार उस अनुसार अपेक्षित निर्णय ले सके, राइट। और कानून व्यवस्था में शीघ्र सुधार होना चाहिए, शीघ्र समाधान होना चाहिए। एक छोटा सा डिस्प्यूट का निर्णय 10 से 15 साल लग जाता है, न्यायपालिका में एक निर्णय आने में 10 से 15 साल लग जाता है, खास करके सिविल मामला। तो ऐसे कंडीशन में लोगों का न्यायपालिका से भरोसा उठ रहा है। विकास दुबे इनकाउंटर या हैदराबाद इनकाउंटर जो है, दोनों ही घटना में हमें ये बात दिखती है कि लोगों का न्यायपालिका से भरोसा कम हो रहा है। तो इसलिए जो है न्यायपालिका को अधिक सशक्त होने की आवश्यकता है, कानून व्यवस्था को सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि जल्द से जल्द न्याय मिल पाए। और जल्द से जल्द न्याय मिलेगा तभी जाकर के लोगों का भरोसा होगा न्यायपालिका पे। तो ये सारे के सारे काम हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे देश में बाधक हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, भारत सरकार की जो इकोनॉमिक सर्वे है 2016-17, उस इकोनॉमिक रिपोर्ट में कहा गया, आज से 3 वर्ष पहले का रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि 7 लाख करोड़ जो है, 7 लाख करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 7 लाख करोड़ रुपया न्यायपालिका के डिसीजन ना देने के कारण फंसा हुआ। क्लियर है? यानी न्यायपालिका अगर डिसीजन दे देगा तो 7 लाख करोड़ रुपया मिल जाएगा। और उसका सोचो कि कितना परसेंट रिवेन्यू, लगभग 30% रिवेन्यू तो गवर्नमेंट को मिलता। तो गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिल नहीं रहा है, न्यायपालिका में जो है ये मैटर चल रहा है, न्यायपालिका में जो है इंडस्ट्रीज का केस चल रहा है, जिसके कारण 7 लाख करोड़ रुपए फंसा हुआ है। तो इसको हमें सुधार करने की आवश्यकता है, राइट। तो ये राइटर का कहना है। तो निश्चित तौर पे एक अच्छा आर्टिकल था, कुछ ही पॉइंट इन्होंने बताया राइटर ने, लेकिन अच्छा पॉइंट बताया, और इसको जाकर के खुद से पढ़ लेना, काफ़ी एफिशिएंट दिया हुआ है। और वैसे भी भरत झुनझुनवाला का अगर आर्टिकल आए तो उसको आपको पढ़ना चाहिए। इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ है। हमें कहा गया है कि सतर्कता हमें बरतनी होगी कोरोना वायरस को लेकर के। WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है, इसको लेकर के दिया हुआ है, कुछ खास नहीं है। डिजिटल शिष्टाचार सीखने का समय, देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दी हुई है। मैं आपको डिजिटल शिष्टाचार क्या होता है, डिजिटल शिष्टाचार होता है, जैसे कि राजस्थान में क्या हुआ कि राजस्थान हाईकोर्ट में डिजिटल सुनवाई हो रही थी, और पता चला है कि एक वकील जो है वो जो घर का ड्रेस होता है और ख़ास करके बनियान पहन के ही हाजिर हो गया। तो उस पर सख्त ऐतराज़ किया था वहाँ के चीफ जस्टिस ने, वहाँ की न्यायपालिका ने, राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त ऐतराज़ किया कि आप घरेलू कपड़ा में कैसे हाजिर हो सकते हैं न्यायालय में। भले ही वो वर्चुअल न्यायालय है, भले ही वो डिजिटल न्यायालय है, भले ही आपके घर में रह करके उस पर सुनवाई में भाग लेते हैं, लेकिन आपको उसी तरह का शिष्टाचार का पालन करना चाहिए जिस तरह का शिष्टाचार का पालन आप न्यायपालिका में करते हैं, राइट। तो ये राइटर का कहना है। तो एक रिपोर्ट जो जारी हुआ, इस रिपोर्ट का नाम याद रख लेना बस, कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिजिटल सिविलिटी इंडेक्स जारी हुआ था, और इस इंडेक्स में 22 देशों में भारत को 7वां स्थान मिला। भारत को 7वां स्थान मिला 22 देशों में, और इस इंडेक्स का नाम है डिजिटल सिविलिटी इंडेक्स, राइट। तो इससे अधिक कुछ जानना नहीं है, लेकिन एक बार आप खुद से एक बार इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है गूगल, भारत में गूगल लगाएगी 75,000 करोड़ रुपया, राइट। तो इसको भी पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ खास दिया हुआ नहीं है। तो गूगल के जो CEO हैं ये सुंदर पिचाई, इनका कहना है कि भारत में इन्वेस्ट करेगी 75,000 करोड़ रुपया। कौन इन्वेस्ट करेगी? तो गूगल इन्वेस्ट करेगी, राइट। ओके, यहाँ पे देखो एक न्यूज जो है, चीन से स्पर्धा का सहारा बनेगा, वित्तीय मदद दिलाएगा BSE स्टार्टअप। तो यहाँ पे आपको जो जानना चाहिए कि स्टार्टअप योजना क्या होता है। देखो स्टार्टअप का जो 2 कंडीशन है, ये कंडीशन चेंज हुआ था हाल फिलहाल में, 2016 में ये योजना लॉन्च किया गया था। और इसका जो 2 कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि किसी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए,
और दूसरा कंपनी 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। पहले जो ये कंडीशन था ये था कि 25 करोड़ से कंपनी का टर्नओवर अधिक नहीं होना चाहिए और कंपनी 7 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो इसको चेंज करके कंपनी का टर्नओवर अब कर दिया गया है 100 करोड़ से अधिक पुराना 100 करोड़ से अधिक का टर्नओवर नहीं होना चाहिए और कंपनी जो है 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। देखो ये बस आपको याद रख लेना है कि हौती विद्रोही जो है यमन में है। हौती विद्रोही कहां पे हैं, एग्जिस्ट करते हैं, यमन में हौती विद्रोही हैं। और हौती विद्रोही को सपोर्ट कौन करता है, ईरान सपोर्ट करता है, राइट। हौती विद्रोही यमन में है, इसे सपोर्ट करता है ईरान, ठीक है। और इसने सऊदी अरब पे मिसाइलें दागी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि हौती विद्रोही कहां पे हैं, तो यमन में है। ओके चलिए, आज हमारे पास और इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को वह क्रियाशील बनाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा था। और मैं एक इंपॉर्टेंट बात कर दूं आपके लिए कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर हमने सॉल्व किया है। अगर यूपीएससी 2020 में आप दे रहे हो या 21 में दे रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर 19, 18, 17, 16 का आप हमारे चैनल पे देख लेना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और निश्चित तौर पर लाइक कर दें। धन्यवाद।